हेलो एस्पिरेंट्स। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने मार्क्स बिल्कुल 100% सिक्योर करने हैं ना, तो ग्रामर के इन छोटे छोटे रूल्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखने में नाउन्स बहुत सिंपल लगते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? पर सच तो ये है कि एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं कटवाते हैं। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम नाउन के हर एक उस कंफ्यूजिंग रूल और ट्रिकी एग्जाम्पल को बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक डिकोड करने वाले हैं। चाहे बात कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, ट्रांसलेशन की या फिर सिर्फ अपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने की, ये सेशन सबके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इस पूरे मास्टर क्लास में सीओ एजुकेशन ऑफिशियल के बेस्ट नोट्स को बेस बनाकर हम एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेंगे जिसके बाद इंग्लिश सेक्शन में नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर स्पॉटिंग या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक एक ट्रिक, एक एक एक्सेप्शन, सब कुछ हम यहाँ बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स और सफिक्स ट्रिक्स से, फिर चलेंगे उन ट्रैप्स की तरफ जहां सिंगुलर और प्लूरल में सबसे ज्यादा गलती होती है। उसके बाद ट्रिकी कलेक्टिव नाउन्स, वर्ड्स विद चेंजिंग मीनिंग्स, अपॉस्ट्रोफी रूल्स और फाइनली कुछ आम बोलचाल वाले कंफ्यूजिंग नाउन्स जो एग्जाम्स में फेल करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेक्शन 1 की तरफ, बेसिक्स एंड सफिक्स ट्रिक्स। देखिए, किसी भी सेंटेंस में एरर पकड़ने का बिल्कुल सबसे पहला और बेसिक कदम यही है कि उस वर्ड को पहचाना जाए कि वो नाउन है भी या नहीं। अब इन सफिक्सेस को ना बिल्कुल चीट कोड्स की तरह समझिए। अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में नेस, डम, हुड या मेंट दिख जाए तो सेकंड थॉट मत लीजिए, वो नाउन ही होगा। जैसे विजडम या मैनेजमेंट। इन सफिक्सेस को बस मेमोराइज करने से ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर स्पॉटिंग की स्पीड ड्रास्टिकली फास्ट हो जाती है। और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पहचानने का एक और सिंपल लॉजिक है। ये जनरली किसी एक्शन का एक्ट, किसी कंडीशन की स्टेट या किसी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। और यहीं पर होती है एग्जाम की सबसे कॉमन और सबसे फेटल गलती। वर्ड्स को ओवर मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे ब्यूटी अपने आप में नाउन है, राइट? अब उसमें एक और नेस लगाकर ब्यूटीनेस बोलना, ये तो टोटली डबल सफिक्स एरर हो गया। सही वर्ड सिर्फ ब्यूटी है। उसी तरह फ्रीशिप जैसा कुछ नहीं होता, सही टर्म है फ्री स्टूडेंटशिप। अपलिफ्टमेंट में मेंट बिल्कुल फालतू है, क्योंकि अपलिफ्ट खुद एक नाउन फॉर्म ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडवाइस जिसमें एंड में एस है वो एक वर्ब यानी एक्शन है, जबकि एडवाइस जिसमें सी है वो नाउन है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ही फाइनली कट ऑफ क्लियर करवाते हैं। ओके, अब आते हैं ग्रामर के उन एरियाज पर जहां लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। सेक्शन 2, द सिंगुलर प्लूरल ट्रैप्स। एग्जामिनर्स को ऐसे एक्सेप्शंस पूछने में बहुत मजा आता है जहां स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स फेल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बिल्कुल सेम रहते हैं। डियर, शीप, डेटा, इनमें गलती से भी कभी एस मत लगाइएगा। चाहे एक भेड़ हो या 1000, वो शीप ही रहेगा। इसके बाद आते हैं मेजरमेंट रूल्स। अगर किसी यूनिट जैसे डजन, 100 या 1000 से एग्जैक्टली पहले कोई नंबर लग जाए, जैसे 10, तो वो यूनिट सिंगुलर ही रहती है। इसीलिए 10 डजन एग्स बिल्कुल सही है और 10 डजन्स एग्स गलत। लेकिन अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो बिंदास डजन्स ऑफ एग्स कहिए, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। इन अनकाउंटेबल नाउन्स को तो लिटरली अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। एडवाइस, ब्रेड, फर्नीचर, लगेज, पोएट्री, सीनरी, इनका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम पेपर में आपको लगेजेस या पोएट्रीज जैसा ट्रैप मिलेगा जो डायरेक्टली एलिमिनेट करना है। अगर इनकी क्वांटिटी दिखानी ही है तो हम फ्रेजेस ऐड करते हैं, जैसे पीसेस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ फर्नीचर। सीनरीज लिखना एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। और ये देखिए एक और बढ़िया डिसेप्शन। कुछ वर्ड्स पढ़ने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके एंड में एस होता है, जैसे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या बीमारियां जैसे मम्प्स और मीजल्स, पर असल में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेड आइटम्स होते हैं जैसे ट्राउजर्स, सिजर्स या स्पेक्टिकल्स। ये हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। इन्हें कभी सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ट्रिकी कलेक्टिव नाउन्स। ये एक ऐसी ट्रिकी कैटेगरी है जहां सेंटेंस का मूड और कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि उस नाउन के साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिकल है।
अगर कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी या जूरी एक यूनिट की तरह यूनानिमस होकर एक्ट कर रही हैं, तो वर्ब सिंगुलर होगा, जैसे द जूरी वॉज सेट अप। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर उस ग्रुप के मेंबर्स आपस में ही डिवाइडेड हैं या उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वही सेम नाउन प्लूरल वर्ब डिमांड करेगा। इसीलिए द कमिटी बेयर डिफरेंट ओपिनियंस और द क्लास वर क्वारलिंग बिल्कुल करेक्ट और ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंसेस हैं। फोकस ग्रुप पर नहीं, अब उनके आपसी मतभेद पर है। साथ ही कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं पर हमेशा प्लूरल सेंस रखते हैं। कैटल, पुलिस, स्टाफ, इनमें एस लगाने का सोचना भी मत। कैटल्स बोलना बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आने वाले इन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को रटना फायदेमंद है। मछलियों के ग्रुप को अ शोल ऑफ फिश कहते हैं। गुस्साई हुई भीड़ हो तो अ मॉब, उड़ते हुए पक्षियों के लिए अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स और फूलों के लिए अ बुके। अब एंटर करते हैं ग्रामर के एक ऐसे डिसेप्टिव पर फैसिनेटिंग हिस्से में जहां एक सिंपल लेटर पूरा खेल पलट देता है। सेक्शन 4, वर्ड्स विद चेंजिंग मीनिंग्स। देखे कितना अजीब और इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा एस लगाने से मीनिंग कैसे टर्न लेता है। वुड का बेसिक मतलब होता है लकड़ी, पर वुड्स का मतलब ज्यादा लकड़ियां नहीं होता, उसका मतलब सीधा जंगल होता है। एयर मतलब हवा, पर एयर्स का मतलब है हवा में उड़ना या दिखावा करना। एडवाइस मतलब सिंपल सलाह, पर कमर्शियल टर्म्स में एडवाइसेस का मतलब खबरें या इंफॉर्मेशन होता है। फोर्स यानी ताकत, लेकिन फोर्सेस बोलते ही हम मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं। एग्जाम में इन मीनिंग्स का सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट से मैच होना बहुत जरूरी है। कुछ वर्ड्स की जड़ें फॉरेन लैंग्वेजेस से आती हैं और उनके प्लूरल्स बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अलमनस का प्लूरल होता है अलमनाई और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। जब हम इन लंबे कंपाउंड वर्ड्स को देखते हैं तो लोग हमेशा एंड में एस लगा देते हैं, लेकिन नहीं, एस हमेशा मेन रूट वर्ड पर लगता है। तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ, ना कि डॉटर इन लॉज। उसी तरह पैसर बाय बनेगा पैसर्स बाय और कमांडर इन चीफ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो कैंडिडेट्स को एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। सेक्शन 5, मास्टरिंग अपॉस्ट्रोफी रूल्स। ये पोजेसिव एस वाला रूल हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इन 4 सिंपल रूल्स को देखिए। रूल नंबर 1, अपॉस्ट्रोफी एस प्राइमरीली सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होता है। टेबल्स लेग बोलना बिल्कुल रॉन्ग है, उसे लेग ऑफ द टेबल बोला जाता है। रूल नंबर 2, टाइम, स्पेस, वेट या वैल्यू बताते वक्त नॉन लिविंग होने के बावजूद एस लग सकता है, जैसे 1 आवर्स टाइम। रूल नंबर 3, कुछ नेचुरल या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स में भी ये अलाउड है, जैसे नेचर्स लॉज। और आखिरी सबसे जरूरी रूल, जो वर्ड्स पहले से ही एस या सी पर एंड होते हैं उनमें बेसिक अपॉस्ट्रोफी का मार्क लगता है, दोबारा एस नहीं लगाते, जैसे फॉर जीसस सेक। और जब बात एक लंबे कंपाउंड फ्रेज की आती है तो पोजेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल आखिरी वर्ड के एंड पर ही एंकर होता है, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज व्यू, यहाँ इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ना कि गवर्नमेंट के। उसी तरह अपोजिशन में भी ये फाइनल नाउन पर लगता है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी फिक्स्ड फ्रेजल इडियम्स हैं जहां अपॉस्ट्रोफी परमानेंटली सेट होता है। इन्हें डायरेक्टली याद कर लीजिए। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट वंस विट्स एंड, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। फाइनली हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी और एक्चुअली सबसे रिलेटेबल हिस्से पर, सेक्शन 6, कंफ्यूजिंग नाउन्स। ये वो सेक्शन है जहां हम डेली बोलचाल की इंग्लिश से अपना नुकसान करवाते हैं। देखिए इन रॉन्ग और राइट एक्सप्रेशंस को। बोलचाल में हम जनरली प्लेस ऑर्डर कह देते हैं, पर फॉर्मल ग्रामर में प्लेस ऑर्डर्स लिखना पड़ता है। फ्रैक्शन के केस में 2/3 अधूरा है, 2/3 कहना ग्रामेटिकली करेक्ट है। हम शॉर्ट में बोर्डिंग बोलते हैं जबकि एक्चुअल पूरा नाउन बोर्डिंग स्कूल है। और सबसे बड़ा ट्रैप, एक नोट की वैल्यू डिस्क्राइब करते वक्त उसे 10 रुपीज नोट नहीं कहते, 10 रुपी नोट कहते हैं, क्योंकि वहां वर्ड रुपी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है और एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं होते। इन वोकैबुलरी डिफरेंसेस को समझना भी बहुत जरूरी है, जैसे क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट किसी एरिया की एक लंबी फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जबकि वेदर वही है जो आज बारिश है और कल धूप, यानी टेम्परेरी। वही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हाउस और होम। हाउस एक फिजिकल बिल्डिंग को कहते हैं, सीमेंट और ईंट को, पर होम वहां होता है जहां आपके पर्सनल इमोशंस, मेमोरीज और आपका कंफर्ट जुड़ा होता है।
सेंटेंस पढ़ते वक्त इन कॉन्टेक्स्ट का पता लगाना ही रियल टेस्ट है। एक और कंपैरिजन को देखते हैं। एयर और विंड सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर एयर बेसिकली वो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन जब वही हवा चलने लगती है, मोशन में आती है और पत्ते उड़ाने लगती है, तो वो विंड कहलाती है। अब मॉब और क्राउड को कंपेयर कीजिए। अगर लोग पीसफुली कहीं जमा हैं, तो वो क्राउड है। लेकिन अगर उसी भीड़ में गुस्सा आ जाए और वो अग्रेसिव हो जाए, तो तभी के तभी वो एक मॉब बन जाती है। एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्ड चूज करने से ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। और आज का सबसे आखिरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग ट्रियो, प्लेस, स्पेस और रूम। प्लेस एक स्पेसिफिकली डिफाइंड एरिया या लोकेशन है। स्पेस का मतलब है बस खाली अवेलेबल जगह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आपको ट्रेन में या किसी हॉल में स्पेसिफिकली अपने बैठने के लिए जगह चाहिए, तो आप वहाँ मेक प्लेस फॉर मी या मेक स्पेस फॉर मी नहीं कहेंगे। ग्रामेटिकली वहाँ मेक रूम फॉर मी कहा जाता है, क्योंकि रूम का एक एग्जैक्ट मतलब ये भी होता है किसी व्यक्ति या चीज के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। तो एस्पिरेंट्स, इन नाउन रूल्स को मास्टर करने के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर के बाद क्या अब आप ग्रामर के इन सभी सेक्शंस में अपने मार्क्स पूरी तरह सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? इन छोटे पर क्रूशल रूल्स पर ध्यान देना ही आपको उस कम्पिटिटिव भीड़ से अलग खड़ा करेगा। ऐसे ही और अनबीटेबल मास्टर क्लासेस और स्ट्रैटेजीज के लिए सीओ एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आज ही जरूर सब्सक्राइब करें। पर सेशन एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या लैंग्वेज और ग्रामर के ये जो नियम हैं, ये वाकई पत्थर की लकीर होते हैं, या ये भी हमारी आम बोलचाल और सोसाइटी के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और अपने एग्जाम्स को फुल